प्रणाम स्वीकार कीजिए आप सभी मेरा। अमेरिका के इलेक्शन पे सिर्फ हमारी निगाहें नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें होती हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी के बीच में अशांति होती है या वॉर का होना होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, पेंडेमिक होता है, महामारी का फैलना होता है। इन सारे इंटरनेशनल इश्यूज को कैसे टैकल किया जाना चाहिए, इन सभी में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की होती है। इसीलिए अमेरिकन जो प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020 होने वाला है उस पर सबकी निगाहें हैं। इस वीडियो में बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम बात करने वाले हैं। अमेरिकन इलेक्शन 2020 के हर एक पहलू को समझेंगे। इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस थोड़े कम क्यों दिखाई दे रहे हैं, अगर हार जाते हैं तो इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, बहुत सारी बातें हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस छोटी सी वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले। अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, और तीसरा टेन्योर लेने से साफ मना कर देते हैं कि मैं सिर्फ 2 टेन्योर तक काम करूंगा, तीसरे में नहीं करूंगा, और 1940 तक ऐसा चलता रहता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तीसरी बार लगातार प्रेसिडेंट बनते हैं, जीत करके बनते हैं, सत्ता को संभालते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि टाइम जो था उस वक्त का वो ग्रेट डिप्रेशन का था, वर्ल्ड वॉर 2 था। 1944 में वो दोबारा से चुनाव जीतते हैं, यानी कि चौथी बार चुनाव जीत जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं और उसको निभाते भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1945 में उनकी ऑफिस में डेथ हो जाती है। अब इस इंसिडेंट के बाद होता क्या है, वहां के लोगों को ये बात समझ में आ गई कि एक व्यक्ति को इतना लंबा टेन्योर देना वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक बहुत लंबा विषय बना था चर्चा का। होता क्या है, 1951 में 22nd अमेंडमेंट करने के बाद एक रूल लाया गया कि कोई भी इलेक्टेड प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा का टेन्योर नहीं ले सकता। बराक ओबामा लगातार 2 बार जीत जाते हैं और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव हमेशा नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होता है, यानी कि इस बार जो तारीख पड़ रही है वो 3 नवंबर है। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियों का ही दबदबा होता है, एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। इसलिए राष्ट्रपति इनमें से किसी एक ही दल का होता है। रिपब्लिकन पार्टी को सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर जाना जाता है। इस पार्टी से इस बार डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार है। वो अगले 4 सालों तक फिर से प्रेसिडेंट बने रहने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अलग अलग ट्रिक्स को अपना रहे हैं। अमेरिका की दूसरी प्रमुख पार्टी डेमोक्रेट्स एक लिबरल पार्टी है। इस साल होने वाले चुनाव में जो बाइडेन इस पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए 8 सालों तक वो देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो बाइडेन। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जीत हमेशा उस उम्मीदवार की नहीं होती जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को देश भर में सबसे ज्यादा वोट आए थे, लेकिन फिर भी वो हार गई थी। पिछले चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को ट्रंप से 30 लाख वोट ज्यादा मिले थे और वो अमेरिकी चुनाव इतिहास में सबसे बड़ी वोट पाने वाली उम्मीदवार में दूसरे पायदान पर थी। उन्हें 48% वोट मिले थे, जबकि ट्रंप के खाते में महज 46% वोट आए थे। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति वही व्यक्ति चुना जाता है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज के डेलीगेट वोट अधिक मिलते हैं। उम्मीदवारों को इलेक्टोरल कॉलेज वोट में जीतना होता है। हर राज्य में एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल कॉलेज में वोट होते हैं। यह राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। कुल 538 वोट होते हैं, जिनमें 270 या फिर उससे ज्यादा वोट जीतने होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देना चाहता है तो उसे राज्य स्तर पर हो रहे मुकाबले में वोट करना होगा, ना कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर। जो भी उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है उसे राज्य के सभी इलेक्टोरल कॉलेज वोट चले जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया है।
अगर आप अमेरिकी नागरिक हैं और 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हैं तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं। हालांकि कई राज्यों में ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि मतदाता को वोट से पहले अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज दिखाने होंगे। अलग अलग राज्यों में कैदियों के वोट देने के अलग अलग उनके नियम हैं। ज्यादातर मामलों में दोषी पाए जाने के बाद भी वो अपना मतदान का अधिकार खो देते हैं, लेकिन सजा काटने के बाद फिर से उन्हें मतदान का अधिकार हासिल हो जाता है। अमेरिका के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आपको पता है उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया गया है और कमला हैरिस इंडो अमेरिकन है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए गर्व वाली बात होनी चाहिए। अगर कमला हैरिस चुनाव जीत जाती है तो क्या वाकई हम भारतीयों को कुछ फायदा होगा? अगर होगा तो कितना होने जा रहा है? क्या किसी तरह की उम्मीद लगाना कोई बेईमानी तो नहीं होगी? कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनके माता पिता दोनों प्रवासी थे। उनकी मां का जन्म भारत में हुआ था, जबकि पिता का जन्म जमैका में हुआ था। उनकी जड़ें भारत में हैं और भारतीय जमैकन मूल की हैं। इस चुनाव में उनकी पहचान काली महिला कैंडिडेट के रूप में है और अमेरिकी चुनावी इतिहास में कोई भी महिला इलेक्शन में नहीं जीत पाई है। 1984 हो या फिर 2008 में 2 फीमेल कैंडिडेट्स खड़ी हुई थी, लेकिन दोनों ही हार जाती हैं। अगर कमला हैरिस इस बार चुनाव जीत जाती हैं तो इतिहास एक नहीं बल्कि 2 रचे जाएंगे, एक अश्वेत का जीत जाना, एक महिला का जीत जाना। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की घोषणा की माने कि अगर उनकी यानी कि डेमोक्रेट की सरकार बन जाती है तो कमला हैरिस भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की दावेदारी की मदद करेंगी। साथ ही साथ अमेरिका और भारत के संबंधों में और मजबूती आएगी। लंबे समय से रुकी बहुत सारी जो प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहा गया था। हैरिस की अगर आइडियोलॉजी देखें तो काफ़ी हद तक वो लेफ्ट से मिलती है। अब उनके कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ बात समझ लेते हैं कि पास्ट में हैरिस ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट खत्म करने का विरोध किया था। संसद द्वारा पारित नए नागरिकता का संशोधन कानून का भी उन्होंने विरोध किया था। बस यही सारी कुछ बातें हैं जो इंडो अमेरिकन के मन में द्वंद्व पैदा कर रही हैं कि हम करें तो करें क्या। डोनाल्ड ट्रंप की आगे की राह बहुत आसान नहीं है। एक तो पैंडेमिक, ऊपर से ये देखिए कि अमेरिकन अलग अलग मुद्दे पर उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, चाहे टैक्स का मामला हो, अतरंगी पॉलिसीज हो, कोरोना को सही तरीके से हैंडल ना करना हो, आबादी के गैर गोरे तबके में भी खासा अलोकप्रिय हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। देश के भीतर राष्ट्रपति की गरिमा और देश के बाहर अमेरिका के वर्चस्व में गिरावट से बहुत खफा हो चुके हैं ये वोटर। उनके अनेक नजदीकी जो सलाहकार हैं और सहयोगी हैं, या तो वो जेल में हैं या फिर मुकदमा का वो सामना कर रहे हैं, कुछ उनके खिलाफ गवाही भी दे रहे हैं। हाल ही में अमेरिका और भारत की दोस्ती भले ही नए आयाम पर आपको देखने को मिल रही है टेलीविजन पे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए नागरिकों को भारत न आने की सलाह दी है। अमेरिका ने इस एडवाइजरी के लिए स्पष्ट वजह नहीं बताई है, लेकिन इस तरह की सलाह सिर्फ आतंकवाद, गृह युद्ध, संगठित अपराध और महामारी जैसे कारणों से ही दी जाती है। अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 ही निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। पहली बात, इसी रेटिंग में अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन जैसे देशों को रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते इतने अच्छे होने के बावजूद इस तरह का कदम उठाना समझ के बाहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी नागरिक दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा भारत में ही समय बिताना पसंद करते हैं। अमेरिका से आने वाले पर्यटक अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा समय तक भारत के अंदर रहते हैं। अमेरिकी पर्यटक जहां 29 दिन तक रहता है, वहीं अन्य देशों के लोग 22 दिनों तक ही रहते हैं। इस एडवाइजरी में यह भी चेतावनी दी गई है कि भारत कोरोना के मामले बढ़ने पर एयरपोर्ट और देश की सीमा को बंद कर सकता है। ऐसे में फिलहाल वहां जाने से परहेज करें। अमेरिका के विदेश विभाग ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा पर नहीं जाने के लिए चेतावनी दे दी है। इस बात को समझिए, इस चीज का विश्लेषण होना थोड़ा जरूरी है। अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं
तो तत्काल ट्रंप को हटा करके उनकी जगह नहीं ले पाएंगे। समझिए, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों को चुनने और योजनाओं को बनाने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है, उसमें समय भी लगता है, वो पूरी प्रक्रिया चलती है। तो उसके बाद नए राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते हैं। यह शपथ ग्रहण समारोह वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग की सीढ़ियों पर होता है। समारोह के बाद नए राष्ट्रपति 4 साल तक अपना दायित्व निभाते हैं और व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं। चलते चलते सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं और हाउडी मोदी में मोदी जी के द्वारा जो नारा दिया गया था, अब की बार ट्रंप सरकार एक नया प्रेसिडेंट, इस नारे को किस तरह से लेंगे? क्या ये कूटनैतिक तौर पे सबसे बड़ी गलती मानी जाए या नहीं मानी जाए, इसका विश्लेषण हमने पहले भी कर दिया है। लेकिन मैं अपनी बौद्धिक जो स्तर हमारी जो ऑडियंस का है, सब मेरी से उम्र से ज़्यादा लोग हैं जो देखते हैं, मैं उससे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते हैं और अब की बार ट्रंप सरकार वाला जो नारा है उसकी वजह से भारत ने कूटनैतिक हार के रूप में देखा जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर सब कुछ हैंडल हो जाएगा, ये मुझे आपसे जानना है और कोशिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में मैं आपके रिप्लाई कर सकूं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म का सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबरशिप लेने वालों को फ़ायदा सिंपल सा यही है कि जब मैं कोई इंटरव्यू करूंगा तो पब्लिक को बाद में और पहले आप लोगों के पास स्पेशल फुटेज पहुंच जाया करेगी। तो कुछ स्पेशल आपके लिए लाइव्स भी होते हैं, तो जाके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नया वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।